देवभूमि फिर भगवा मैं, ये देखिए किसी पेपर की हेडिंग है। और हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। इसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चुनाव परिणाम से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, और साथ ही उत्तराखंड आर्थिकी कम से कम पढ़ करके अधिक से अधिक नंबर आपको लाने हैं। और अगर आपने आज का वीडियो मिस किया तो आप ये जानिए कि आप बहुत कुछ छोड़ने वाले हैं पीसीएस प्री में। तो अगर आपका सपना है कि नहीं हम भी एक अच्छी से स्थान पर और एक अच्छी सी पोस्ट पर, ऊपर एक तो एसडीएम और डिप्टी एसपी, ऊपर से नैनीताल, रानीखेत, धारचूला, रानीखेत, डीडीआर जैसे प्लेसों पर तो सोने पर सुहागा ही है। तो इसको मत भूलिए और मत छोड़िए, मत कहीं जाइए, लगातार जुटे रहिए अनुपम के साथ। चलिए हम देखते हैं क्या। पहली बात तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए। एक तो बहुत बड़ी बात उत्तराखंड में ये रही है कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं, दोनों सीएम, पूर्व सीएम हरीश रावत तो उसके पहली बार भी दोनों सीटों से हार गए थे। जब वो खड़े हुए थे उस बार दो सीट से खड़े हुए थे, तब भी हारे। इस बार हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से, अगर क्वेश्चन कभी पूछ लें तो ऊधम सिंह नगर जिले की सीट है खटीमा, वहां से चुनाव हारे। जबकि जो कांग्रेस के हरीश रावत थे वो नैनीताल की लाल कुआं सीट से हारे। खैर, कुल सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में कुल सीटें कितनी हैं? 70 विधानसभा सीटें। याद रखना आपको, कितनी सीटें हैं? 70 विधानसभा सीटें हैं। 70 उसमें से 47 सीटें भाजपा को मिली हैं, 19 कांग्रेस को मिली, 2 निर्दलीय और 2 बसपा। 47 सीटें बीजेपी को मिली हैं। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में 2017-22 में 47, 17 में जो इनकी सीटें थी 57 से 10 कम हुई हैं। याद रखें इस बात को। निर्दलीय 2 हैं और बसपा के 2 प्रत्याशी जीते हैं। यूपी, पंजाब, मणिपुर तो आप जानते हैं, वहाँ भी वो बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में योगी जी आए हैं और पंजाब में आप, मणिपुर में बीजेपी, गोवा में बीजेपी। खैर, अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है विधानसभा? जैसे यूपी में की बात अलग है, तो उत्तराखंड में देखिए काऊ की फिर से सबसे बड़ी जीत है ना। तो ये बहुत लंबे समय से जीतते आ रहे थे और फिर भी ये 2017 में भी जीते थे और 2022 में भी इनकी सबसे बड़ी जीत रही है। तो ये 2017 में भी रायपुर, देहरादून पड़ता रायपुर विधानसभा उमेश शर्मा काऊ जीते थे। इस बार भी सबसे बड़ी जीत इनकी रही है, 30,000 से अधिक वोट हराया इन्होंने। तो सबसे बड़ी जीत रायपुर से उमेश शर्मा काऊ की। 17 में भी जीते थे और अभी भी जीते हैं। और इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो परिणाम में आप देखिए 70 सीटें हैं, 70 में से भाजपा को 47 सीटें, कांग्रेस को 19, निर्दलियों को 2, बसपा को 2। और सबसे बड़ी बात जो मान नतीजे हैं उसमें सर्वाधिक, अगर महिला पूछेंगे आपसे कि कितने महिला विधायक जीते इस बार, तो 8 महिला विधायक। ध्यान रखिए, ये आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में कितनी महिलाएं जीत कर आई हैं। तो 2022 में 8 महिला विधानसभा जीतकर महिलाएं आई हैं जो एमएलए बनी विधायक। 2017 में 5 महिलाएं विधायक थी, जबकि 2022 के इलेक्शन में 8 महिलाएं जीत कर आई हैं। 8 वुमेन। कितनी वुमेन जीत कर आई हैं? 8। फिर से एक बार देख लीजिए, कुल कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? 70 सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। उसमें से भाजपा को 47 सीटें मिली, कांग्रेस को 19 सीटें मिली, निर्दलियों को 2 सीटें मिली, बसपा को 2 सीटें मिली और 8 महिलाएं एमएलए, 8 महिला विधायक जीत कर आई। 8 एमएलए वुमेन्स हैं, याद रखेंगे। 2017 में बीजेपी को 57 सीट मिली थी। और उत्तराखंड जब से बना है, 2001 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, 2000 में बना था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद चुनाव बाद में हुए थे। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, उसके बाद द्वारा से चुनाव हुए हैं। तो पहली बार ऐसा है कि उत्तराखंड में चुनाव के बाद क्रम था वहां पर कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास रचा गया है कि वहां पर दूसरी बार फिर से बीजेपी, कोई पार्टी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा आई है, तो बीजेपी आई है। और उत्तराखंड में ये भी याद रखेगा, जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे वो अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार भी गए थे। और इससे पहले 17 विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सिरों से हार गए थे, हालांकि इस बार भी लाल कुआं से हार गए वो। तो लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो याद रखने हैं। 1-2 ही क्वेश्चन इससे आने हैं क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं। तो सबसे बड़ी जीत मैंने बताई दी आपको, रायपुर विधानसभा सीट से हुई थी उमेश शंकर काऊ की। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कोई पॉइंट आपको नहीं लग रहा है कि कितना भी आ सकता है, ये देखिए यहाँ पर दी भी हैं कितनी सीटें थी।
भाजपा की 2022 में 47, 2017 में 57 थी, कांग्रेस की 19, 2017 में 11 सीटें थी, बसपा की 2 उस बार 0 थी, यूकेडी 0 पे ही है, उत्तराखंड क्रांति दल निर्दलीय उस बार भी 2 थे, इस बार भी 2 हैं, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो हमारे डेटा से, और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हुए थे, आप वो जानते हैं 14 फरवरी को चुनाव हो गए थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब लोग जो आर्थिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में, चलिए तो देखिए पूछ सकते हैं कि आया भी क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं पूरे एरिया पर 31% पर गेहूं बोया जाता है। नंबर 2 पर धान 23% पर धान बोते हैं। फिर मड़ुआ नंबर 3 10% पर, गन्ना 9% पर, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल गेहूं है और सर्वाधिक उत्पादन भी गेहूं का ही होता है। धान नंबर 2 पर है 23% पर है। मड़ुआ नंबर 3 पर है। मड़ुआ एक कोंदो होता है, बहुत पौष्टिक अनाज होता है जिसका निर्यात बड़ी मात्रा में जापान को किया था। क्वेश्चन भी आया है कि मड़ुआ का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ किया, तो जापान को। गन्ना नंबर 4 पर 9% पर, उसका सामा है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो कुल गेहूं धान मड़ुआ, इसको 4 से अगर देख लें तो सबसे ज़्यादा देखिए ये गेहूं 31% पर बोया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बोई जाने वाली अगर कोई फसल है तो गेहूं है, पहले स्थान पर गेहूं है 31% पर, उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। और नंबर 2 पर आपका पैडी राइस या धान है। सेकेंड नंबर पर 23% पर देखिए धान का एरिया बोया जाता है। और थर्ड पर आप पर मड़ुआ है, देखिए थर्ड स्थान पर मड़ुआ, ये देखिए 10%। और चौथे स्थान पर आपका गन्ना है, शुगर केन 9%। बाकी सब देख लीजिए अलग अलग दिया हुआ पूरा चार्ट। ये आप यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिए अनुपम सर को, और अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी टेलीग्राम में। और जुटे रहिए, अब दिन बहुत नहीं बचे हैं, अब 10 दिन भी नहीं बचे, जो कि बीच में होली का उल्लास भी है आपके पास। और 3 अप्रैल को तो आपको बैठना ही बैठना है एग्जाम में, तो 1 से तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। अपने सपनों को जितनी अधिक तेजी से आप पूरा कर सकते हैं उतनी तेजी से झपट्टा मारिए। दौड़िए भी नहीं, भागिए भी नहीं, झपट्टा मारना है आपको, जूझना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें अगर हम बात कर लें तो कुल 13 जिले हैं। तो सब पूछ सकते हैं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे ऊपर कौन है, तो देहरादून सतत विकास लक्ष्य में नंबर 1 पर है। और सबसे अंतिम में आपका कौन है, ऊधम सिंह नगर। देहरादून का जो स्कोर है 69 है और ऊधम सिंह नगर का 52 है। क्रम से अगर देख लें तो देहरादून नंबर 1 पे 69, उसके बाद नैनीताल 62, अल्मोड़ा थर्ड पे है 60, फोर्थ पे पिथौरागढ़ 58, 5वें स्थान पर चमोली 58, 6वें स्थान पर रुद्रप्रयाग 57, 8वें पर बागेश्वर 57, 9वें पर टिहरी 56, 10वें पर पौड़ी 56, उत्तरकाशी 55, 11वें पर हरिद्वार 54, 12वें पर चंपावत 53 और ऊधम सिंह नगर 13वें स्थान पर 50। यानी कि सब अगर पूछ लेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड में सबसे अच्छा स्कोर किस जिले का, नंबर 1 रैंकिंग पर कौन है, तो देहरादून है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, ऊधम सिंह नगर 52। अगर इसको देखें कि नीति आयोग कैसे निकालता है, तो नीति आयोग इसकी आप सब जानते हैं, क्वेश्चन आया भी है कि नीति आयोग 4 सीरीज करता है इसकी जारी। पहला आकांक्षी, फिर आकांक्षी एस्पिरेंट, दूसरा निष्पादक परफॉर्मेंस, तीसरा अग्रणी फ्रंट रनर और चौथा अचीवर। अगर राज्यों की बात करो तो राज्य हमेशा केरल नंबर 1 पे रहता है, तो उसमें भी अचीवर में भी कोई नहीं है। तो जो आकांक्षी एस्पिरेंट होते हैं वो 0 से 49 तक, निष्पादक परफॉर्मर में 50 से 64 तक, अग्रणी फ्रंट रनर में 65 से 99 और अचीवर 100। तो जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है एस्पिरेंट में 0 से 49 में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट है 50 से 64, और अग्रणी फ्रंट रनर में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वो है देहरादून। तो अग्रणी में देहरादून है, परफॉर्मेंस बाकी से सभी डिस्ट्रिक्ट है। ना तो पहले में कोई आकांक्षी में कोई है और ना अचीवर में, याद रख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को छपने वाला क्वेश्चन है। अब प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो देख लीजिए, चार्ट में बनाकर दिखा दिया है, इसीलिए 2019-20 की अंतिम अनुमानों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर कितनी अनुमान है, 2,02,895 रुपए अनुमानित है प्रचलित भावों पर, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,32,226 अनुमानित है। यानी कि उत्तराखंड की आय प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, 2,02,895 अनुमानित है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अखिल भारतीय स्तर प्रति व्यक्ति आय 1,26,521 थी, जबकि उत्तराखंड में 1,91,450
रुपए अनुमानित थी। पूछेंगे आपसे इकोनॉमी में, देख लीजिए चार्ट अगर हम बात कर लें तो जो अभी तक आंकड़े हैं, सबसे पहले 2019-20 का आंकड़ा देखिए, उसमें देखिए ब्लैक से दिखाया गया है इंडिया को। तो इंडिया की जो आय है वो 1 लाख प्रति व्यक्ति, जो पर कैपिटा इनकम है 1,34,226, 1,34,226 अनुमानित है। और अगर उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 2,02,895, 2,02,895, फिर से सुन लीजिए, 2,02,895 उत्तराखंड की और इंडिया की। अगर 18-19 की बात कर लें, ध्यान के जो पूछेंगे, तो 18-19 में जो इंडिया की अनुमानित थी वो 1,26,521, 1,26,521, जबकि उत्तराखंड की 1,91,450, 1,91,450 अनुमानित थी, जबकि 19-20 में 2,02,895। तो ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप वहां से पूरा कर लेंगे। चलिए, अब अर्थव्यवस्था में योगदान, जैसे भारत की बात करते हैं तो आप भारत में जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राइमरी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में थोड़ा सर्विस सेक्टर है, फिर उद्योग सेक्टर, फिर कृषि। बट उत्तराखंड में जो योगदान है 2019-20 में, वो देखिए सबसे ज्यादा जो योगदान उत्तराखंड में है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, यानी कि द्वितीयक सेक्टर सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका तृतीयक सेक्टर आएगा और उसके बाद फर्स्ट आएगा। यानी कि देखो कृषि में तो सेम है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि तीसरे स्थान पर है, तो सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है वो पहले स्थान पर हो गया, और उद्योग टर्सरी वाला आपका दूसरे स्थान पर और कृषि वाला थर्ड पर, तो सेम है। तो कृषि का योगदान लगभग 10.20% तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर सेकेंडरी जो द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग, वो है, उसका योगदान है 48.64, और टर्सरी जो आपका तृतीय क्षेत्र होता है उसका योगदान सेकेंडरी में है, मतलब पहले यहाँ पर उद्योग है, फिर सेवा है, फिर कृषि है। लेकिन ओवरऑल आप प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर, तो प्राइमरी जो है फर्स्ट सेक्टर में आता है, लेकिन उसका योगदान सबसे कम है, तो उसको तृतीय मान लिया। और दूसरे स्थान पर आता है उद्योग, तो ठीक है, उसका योगदान नंबर 1 पर है। तो ये और टर्सरी, तो ये आपका योगदान है इसमें। तो कृषि का योगदान 10.20% प्राइमरी सेक्टर का है, और उसके बाद सर्विस सेक्टर का योगदान 41.16% है, और उद्योग का 48.64। तो रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहां पर डाउट फिर से पूछिए कमेंट बॉक्स में, गलत नहीं करना है आपको, याद रखें इस बात को। आप पूछ सकते हैं कि 4 धाम यात्रा में कितने पर्यटक आए, तो सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आ रहे, ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहे हैं। तो देख लीजिए सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पर आए, ये यात्रा में दिया हुआ है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में सर्वाधिक पर्यटक बद्रीनाथ में आए, उसके बाद केदारनाथ में, फिर गंगोत्री में और यमुनोत्री में। तो देखिए चार्ट भी बनाया हुआ है, ये उत्तराखंड सरकार का ही ये आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ये डाटे बिल्कुल करेक्ट हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने ही दी। तो 2020 में सर्वाधिक जो आए थे वो बद्रीनाथ में 1,55,500, नंबर 2 पर केदारनाथ, यानी बद्रीनाथ नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर केदारनाथ है, फिर गंगोत्री, फिर। और 2019 की बात करें तो 2019 में भी सर्वाधिक बद्रीनाथ में आए थे 12,44,100, और केदारनाथ में 9,98,000। तो बद्रीनाथ ओवरऑल फर्स्ट स्थान पे। अगर पूछेंगे आपसे कि सर्वाधिक पर्यटक कहां पर आए, तीर्थयात्री कहां पर आए, तो बद्रीनाथ में, फिर केदारनाथ में, चाहे 19 में हो चाहे 20 में हो। आप ये पूरा चार्ट एक बार देख लेंगे, पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। अब बात करें फॉरेस्ट की, तो देख लीजिए सर्वाधिक फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दे दिया गया है पूरा। सर्वाधिक परसेंटेज आपका रुद्रप्रयाग में है और सबसे कम हरिद्वार में है। रुद्रप्रयाग नंबर 1 पे है और अंतिम में हरिद्वार। देख लीजिए रुद्रप्रयाग में 90.91% फॉरेस्ट है, उसके बाद नंबर 2 पर उत्तरकाशी 90.03, नंबर 3 पर टिहरी 88.29, नंबर 4 पर पिथौरागढ़ 76.18, उसके बाद नंबर 5 पर अल्मोड़ा 75.25, नंबर 6 पर चंपावत 74.94, नंबर 7 पर गढ़वाल 72.26, 8वें पर नैनीताल 70.16, 9वें पर देहरादून 65.36, 10वें पर चमोली 63.3, 11वें बागेश्वर 49.5, 12वें उधमसिंह नगर 36.1 और 13वें पर हरिद्वार 30.6। यानी कि सर्वाधिक जो फॉरेस्ट हैं परसेंटेज में, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वाधिक प्रतिशत वनों का वो रुद्रप्रयाग में है 90.91, लगभग 91%, और अंतिम परसेंटेज जो है हरिद्वार का है। तो नंबर 1 पर रुद्रप्रयाग, नंबर 2 पर उत्तरकाशी और लास्ट पे हरिद्वार है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, है ना। और सर्वाधिक अगर फॉरेस्ट किसी जिले में कहां पर है, कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे अधिक उत्तरकाशी में है
और सबसे कम हरिद्वार में। देखो प्रतिशत में, देखिए सर्वाधिक प्रतिशत में आप जरूर, ओवरऑल की अगर बात करेंगे वन की, तो सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है, और सबसे कम वन हरिद्वार में है। प्रतिशत में देखिए चार्ट भी बना हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में है, फिर पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी फिर पिथौरागढ़ में है, फिर चमोली। तो सर्वाधिक परसेंटेज में आएगा तो रुद्रप्रयाग करेंगे, ओवरऑल आएगा तो सर्वाधिक आप वहाँ करेंगे उत्तरकाशी में, और न्यूनतम में दोनों में हरिद्वार है, चाहे परसेंटेज पूछें चाहे ओवरऑल। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली टॉप 3 है कुल वनों में, और न्यूनतम हरिद्वार है। और परसेंटेज में आपने देख लिया, सर्वाधिक आपका रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी टॉप 3 में, और हरिद्वार दोनों में नंबर 1 है। इस बात को आप याद रखें, पूरा इन्होंने दे दिया है कि कहाँ पर कितने वन है। केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर ऐसे हैं जहाँ पर 50% से कम, बाकी सब में 50% से अधिक हैं। लगातार जुटे रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आप जुटे रहिए बस। अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ आपको मिलेगी। और आज वाले वीडियो को देखना ना भूलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरा वीडियो देखिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तरांचल, जय हिंद, जय भारत।